हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रैश कोर्स डे नंबर 11। सो दोस्तों, ये जो क्रैश कोर्स का सीरीज है इसमें हम लोग वन लाइनर विद एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि 1000 पॉइंट्स क्लियर किए गए हैं एवीएम के सिलेबस से, विच इंक्लूड्स थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल, केस स्टडी, एवरीथिंग हैज़ बीन इंक्लूडेड एंड दिस इज आवर डे नंबर 11। सो वी आर करेंटली इन मॉड्यूल नंबर सी। सो फ्रॉम जहाँ पे दोस्तों पिछले लेक्चर को हमने एंड किया था वहाँ से शुरुआत करते हैं, उसके आगे से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हम लोग एसएमए को समझते हैं। एसएमए क्या होता है? स्पेशल मेंशन अकाउंट। तो बेसिकली ये अर्ली वार्निंग सिग्नल होता है बैंकों के लिए। तो देखिए, समझिए, एक एक बात को एकदम क्लियरली मैं समझाता हूँ। बेसिकली एसएमए क्या होता है? एसेट होता है, जैसे कि लोन हो गया, जो कि साइन शो करेगा कि वो खराब हो जाएगा पहले 90 दिन के अंतर्गत किसी इरेगुलरिटीज़ के कारण। जैसे मान लीजिए कि किसी ने लोन लिया और वो पेमेंट जो है जैसे लोन मिला उसको पेमेंट वो मिस करना शुरू कर दिया, तो लोन एसएमए में चला जाएगा। समझे? एसएमए यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट। दोस्तों, फिर बताया जा रहा है कि रिजोल्यूशन प्लान जो होता है ना, एक फाइनेंशियल स्ट्रेटजी होता है कि जो स्ट्रगलिंग बिजनेस है ना, उनको हेल्प करे कि वो अपने डेब्ट को पे करे। इमेजिन कीजिए कि एक कंपनी है जिसको बहुत उधार है लेकिन वो उसको वापस नहीं कर पा रही है, तो रिजोल्यूशन प्लान एक डिटेल प्लान होगा ये फिगर आउट करने के लिए कि कंपनी कैसे वापस अपने पैरों पे खड़ा हो। राइट। टीवी होता है टेक्नो इकोनॉमिकल वायबिलिटी। इसको थोड़ा समझा देता हूँ। ये एक तरीका होता है ये कहने का कि प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट जो है टेक्निकली और फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से सेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि इससे पहले कि बैंक जो है बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए पैसा दे, तो वो श्योर करना चाहेगी ना कि ये टेक्निकली पॉसिबल ना हो, केवल टेक्निकल पॉसिबल तो हो ही हो, साथ ही साथ फाइनेंशियली स्मार्ट भी हो। जेएलएफ होता है दोस्तों ज्वाइंट लैंडर फोरम। तो ये ग्रुप ऑफ बैंक होती है जो कि एक साथ आती है ताकि जो भी लोन उसने दिया है उसके बारे में बात करती है। तो यदि कंपनी ने लोन लिया है अलग अलग बैंकों से और वो पे नहीं कर पा रही है, तो वहाँ पे दोस्तों क्या होता है, जेएलएफ डिस्कस करती है कि इसके बारे में क्या किया जाए। सीडीआर क्या होता है? सीडीआर होता है कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चर। एक तरीका होता है कि कंपनी को हेल्प करें जो कि कर्ज में डूब गई है। तो ये एक फाइनेंशियल मेक ओवर होता है कंपनी के लिए, जहाँ पे वो अपने डेब्ट को रिवर्क करते हैं और पेमेंट प्लान को रिवर्क करते हैं ताकि चीज़ें मैनेजेबल हो सकें। एसडीआर होती है स्ट्रेटेजिक डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग, फुल फॉर्म पूछा जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों एक स्ट्रेटजी होता है बैंक को कि वो अपने डेब्ट को रिस्ट्रक्चर करे, किसी स्ट्रगलिंग कंपनी के डेब्ट को रिस्ट्रक्चर करे। समझिए कि कंपनी को एक सेकंड चांस दिया जाता है लोन के टर्म्स को चेंज करके ताकि वो रिकवर हो पाए। सीएपी क्या होता है? करेक्टिव एक्शन प्लान। ये एक प्लान होता है ताकि जो हमारा लोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको फिक्स कर सकें। जैसे मान लीजिए कि एक बैंक जो है देखती है कि लोन खराब होने के कगार पे है, रिस्क है खराब हो जाएगा, बैड हो जाएगा, तो वो एक सीएपी क्रिएट कर देगी इस इशू को एड्रेस करने के लिए। जेएलएफईजी क्या होता है? ज्वाइंट लैंडर फोरम एम्पावर्ड ग्रुप कहते हैं। एक स्पेशल ग्रुप होती है लैंडर का जिनके पास एक्स्ट्रा अथॉरिटी होता है कि वो कॉम्प्लेक्स लोन प्रॉब्लम से डील कर सकें। ठीक है। ये एक साथ काम करते हैं ताकि जो भी कंपनी फाइनेंशियली ट्रबल में है उसके सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। आईसी होता है इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन कमेटी। ये ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि रिव्यू करते हैं, एसेस करते हैं इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन को। ये इंश्योर करते हैं कि इनका डिसीजन फेयर हो और रीजनेबल हो। दोस्तों, आरबीआई ने कुछ नियम लाए थे ताकि ये श्योर कर सकें कि बैंक अपने इनकम एसेट इनको रिकॉग्नाइज करे और कुछ पैसा पोटेंशियल लॉसेस के लिए रखे कंसिस्टेंट और ट्रांसपेरेंट तरीके से। इससे क्या होता है कि बैंक अपने पैसे को रिस्पॉन्सिबली मैनेज कर पाएगी। जैसे मान लीजिए बैंक लोन दी, तो ये जो रूल्स है ना वो इंश्योर करते हैं कि वो अपने वो इनकम जो लोन से हो रहा है उसे रिपोर्ट करें और कुछ पैसा रखें यदि बोरोवर उसे वापस ना पे कर पाए। कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। व्हाट डू एसएमए अकाउंट रिप्रेजेंट इन बैंकिंग? हाई वैल्यू अकाउंट शोइंग अर्निंग साइन ऑफ बैड क्वालिटी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, प्राइमरी गोल क्या होता है रिजोल्यूशन प्लान का कॉर्पोरेट फाइनेंस के कंटेक्स्ट में? तो मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर डिविडेंड, एड्रेसिंग इंसॉल्वेंसी इशू एंड डेट पेमेंट इनएबिलिटी, अट्रैक्टिंग न्यू इन्वेस्टर, या लास्ट है हमारा इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। दोस्तों देखिए, रिकॉल कीजिए, अभी मैंने जस्ट बताया आपको रिजोल्यूशन प्लान। तो ये स्ट्रेटजी होता है जिसके थ्रू आप स्ट्रगलिंग बिजनेस को क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप इंसॉल्वेंसी इशू को एड्रेस करते हैं और डेट पेमेंट इनएबिलिटी को एड्रेस करते हैं। टीवी का फुल फॉर्म बता दीजिए। टेक्निकल इवैल्यूएशन टेक्नो इकोनॉमिक वायबिलिटी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बैंकिंग इंडस्ट्री में जेएलएफ क्या होता है? ज्वाइंट लैंडिंग फैसिलिटी, ज्वाइंट लैंडर फोरम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सीडीआर क्या होता है? कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चर। ऑप्शन सी बी इज द करेक्ट आंसर। एसडीआर क्या होता है? स्ट्रेटेजिक डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सीएपी क्या होता है? करेक्टिव एक्शन प्लान। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जेएलएफईजी क्या है? ज्वाइंट लैंडर फोरम एग्जीक्यूटिव ग्रुप। राइट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
IC क्या होता है? इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन कमेटी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। RBI ने क्यों प्रूडेंशियल नॉर्म्स लाया? इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग के लिए, ताकि बैंक के प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें, बैंकिंग ऑपरेशन सिंप्लीफाई करें, कंसिस्टेंट और ट्रांसपेरेंसी रखे बैंक में, नंबर ऑफ बैंक बस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कंसिस्टेंसी और ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए ये प्रूडेंशियल नॉर्म्स को लाया गया। फ्रेंड्स, वी हैव CIB कैप्सूल कोर्स एक्सक्लूसिवली डिजाइन फॉर यू इन द लास्ट 20 days। व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस। आपको सबसे पहले तो इसमें कंसाइज नोट्स मिलेगा, एकदम वन लाइनर के फॉर्म में मिलेगा, कैप्सूल PDF मिलेगा, आप उसे पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों प्रैक्टिस के लिए आपको 100 MCQ दिया जा रहा है पर सब्जेक्ट, 100 क्विजेज दिया जा रहा है पर सब्जेक्ट, और प्रत्येक क्विजेज में 15 MCQ यानी 1500 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट है, और वो भी आपके मैकमिलन बुक के एक पेज से लिया गया क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको वो हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं सॉल्यूशन के साथ, ताकि आप देख पाए कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जा रहा है एग्जामिनेशन में। तो फ्रेंड्स ये फुल्ली फ्लेजेड कोर्स है, और साथ ही साथ आपको वन लाइनर विथ MCQ जो PDF में आपको शेयर करता हूँ, ये भी आपको PDF मिल जाएगा। तो MCQ समझिए कि आपको 2000-3000 MCQ मिलने वाला है। तो ये फुल्ली फ्लेजेड कोर्स है आपके CIB एग्जामिनेशन के लिए। तो इफ़ यू वांट टू इनरोल इन दिस पार्टिकुलर कोर्स, इट कॉस्ट ओनली ₹200, ओके, फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट्स। सो इफ यू वांट टू इनरोल, व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, और यू कैन जस्ट इंस्टॉल आवर ऐप लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। दोस्तों बात करें हम लोग NPA की, तो NPA के बारे में क्या बताया जा रहा है, ये डिस्कस करते हैं। NPA बेसिकली लोन होती हैं, एडवांस होती हैं, जिनको प्रॉब्लमेटिक माना जाता है बैंकों के लिए। तो बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिसके कारण से लोन NPA हो जाता है। पहला टर्म लोन। टर्म लोन NPA कब होता है? जब बॉरोवर इंटरेस्ट या प्रिंसिपल 90 दिन से ज़्यादा तक पेमेंट ना किया हो। ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट लोन आउट ऑफ ऑर्डर तब होता है जब वो उसके अलाउड लिमिट से ज़्यादा हो, 90 लगातार 90 दिन तक। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिल जो कि नहीं पे किया गया हो 90 दिन से ज़्यादा तक, वो भी NPA हो जाता है। जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है वो NPA तब होते हैं यदि बॉरोवर जो है 2 क्रॉप सीजन तक पेमेंट ना करे। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप NPA तब होते हैं जब बॉरोवर 1 क्रॉप सीजन तक पेमेंट ना करे। लिक्विडिटी फैसिलिटी जो सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शन के लिए है वो NPA तब होता है जब आउटस्टैंडिंग अमाउंट को पे ना किया जाए 90 दिन तक। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट NPA तब होता है जब बॉरोवर पॉजिटिव मार्क टू मार्केट रिसीवेबल को 90 दिन तक पे ना करे। दोस्तों ये सब पॉइंट समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट समझाया जा रहा है कि बैंक एक अकाउंट को NPA मानती है इंटरेस्ट पेमेंट के लिए यदि किसी क्वार्टर में जो इंटरेस्ट ड्यू है वो 90 दिन तक अनपेड रहे। ठीक है, क्वार्टर के एंडिंग के बाद, क्वार्टर खत्म हुआ उसके 90 दिन तक यदि इंटरेस्ट अनपेड रहे तो बैंक उसे NPA मानती है। तो इसीलिए मान लीजिए कि बॉरोवर जो है किसी लोन पे इंटरेस्ट पे करना है बॉरोवर को, और वो लगातार 3 महीना तक पे नहीं करता है क्वार्टर के एंड में, तो लोन NPA कहलाता है। दोस्तों अकाउंट को आउट ऑफ ऑर्डर कब माना जाता है? जब कुछ कंडीशन मीट हो। पहला कंडीशन कि जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है अकाउंट का वो लिमिट से ज़्यादा हो, या अलाउड अमाउंट जो है उससे ज़्यादा हो 90 लगातार दिन तक, तो आउट ऑफ ऑर्डर माना जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यदि बैलेंस जो है लिमिट के नीचे हो लेकिन उसके पास पैसा ही ना हो कि वो इंटरेस्ट को कवर कर सके, तब भी आउट ऑफ ऑर्डर माना जाएगा। इसका मतलब कि बॉरोवर जो है अकाउंट को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर रहा है और वो NPA होने का रिस्क पे है। कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। मेन क्राइटेरिया क्या है टर्म लोन को NPA होने के लिए? इंटरेस्ट प्रिंसिपल ओवरड्यू बाय मोर देन 60 डेज, बाय मोर देन 90 डेज, बाय मोर देन 30 डेज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बैंक किसी अकाउंट को NPA इंटरेस्ट पेमेंट पे कब क्लासिफाई करती है कि इफ द ड्यूली इंटरेस्ट इन एनी क्वार्टर रिमेन अनपेड फॉर 60 डेज, रिमेन अनपेड फॉर 90, सो करेक्ट आंसर 90 डेज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो ड्यू इंटरेस्ट है किसी क्वार्टर में 90 दिन तक अनपेड रहेगा तो उसे NPA का ये कर देगी। फिर दोस्तों किस सिचुएशन में अकाउंट को आउट ऑफ ऑर्डर माना जाता है? जब आउटस्टैंडिंग बैलेंस एक्सीड द सैमसंग लिमिट ड्राइंग पावर फॉर 69। या देखिए आउट ऑफ ऑर्डर मानने का कंडीशन ये है कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है सैमसंग लिमिट या ड्राइंग पावर से 90 दिन तक ज़्यादा हो। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Friends, we have CIB question bank for you. So question bank plays a very important role in the last days of examination. Through the question bank you will able to see that which type of question is most probable for the examination point of view. We have prepared 5 to 6 MCQs from each page of Macmillan book, which amounts to 2000 to 3000 MCQs per subject. So in this question bank what we provide the same. Also you can avail 50% discount which we are offering for today only. So you can use the coupon code to avail 50% discount. The app link is provided in the description section. The rest content will be provided to the paid member. Thank you.